डियर स्टूडेंट्स, अपने मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। अपने ने लास्ट टॉपिक जेनी का देखा था कि जेनी ने एक फॉर्मूला दिया था। उस फॉर्मूले के अनुसार क्या था, उसने कहा था कि जो सॉइल होती है वो किस उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो Cl, B, R, P और P, ये 5 कारक बताए थे उसने कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले 5 कारक होते हैं। C का मतलब क्लाइमेट, जलवायु से। B का मतलब बायोस्फीयर मतलब जीव मंडल से। R का मतलब रिलीफ यानी टोपोग्राफी, जिसे क्या बोलते थे अपने स्थलाकृति से। और T टाइम का मतलब समय से। और P का मतलब पेरेंट्स मटेरियल मतलब पैतृक पदार्थ से। ये 5 कारक बताए थे कि मृदा निर्माण को ये क्या करते हैं, 5 कारक प्रभावित करते हैं। तो इसमें से कुछ कारक है जिसे अपने क्या बोलेंगे, सक्रिय कारक। कुछ कारक होंगे जिसे अपने क्या बोलेंगे, निष्क्रिय कारक। तो सक्रिय कारक में ये 2 कारक आते हैं, मतलब जलवायु और जीवमंडल किस में काउंट करते हैं, अपने सक्रिय कारक में काउंट करते हैं। और समय हो गया, पैतृक पदार्थ हो गया और स्थलाकृति, ये 3 कारक किस में काउंट करेंगे, निष्क्रिय कारक में काउंट करेंगे। सक्रिय कारक का मतलब जो मृदा के निर्माण में ऊर्जा प्रदान करते हैं। और निष्क्रिय कारक का मतलब कि जो मृदा निर्माण में ऊर्जा प्रदान नहीं करते। सक्रिय कारक वह कारक होते हैं जो मृदा निर्माण में क्या करते हो, ऊर्जा प्रदान करते हो, जिसका निश्चय क्या होता है, द्रव्यमान होता है। उसे अपने किस में काउंट कर लेते हैं, सक्रिय कारक में काउंट कर लेते हैं। और सक्रिय कारक है कितने, तो 2 सक्रिय कारक है, एक तो जलवायु है, दूसरा जीवमंडल है। निष्क्रिय कारक वह कारक होंगे जो मृदा के निर्माण में किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेंगे, ऊर्जा का प्रदान नहीं करेंगे। ये केवल क्या करेंगे, जो सक्रिय कारक है उनको प्रभावित करने के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करेंगे, मतलब उनके लिए सहायक होंगे। यानी इन दोनों कारकों पर ये क्या होंगे, सहायक होंगे। जो निष्क्रिय कारक होंगे वो क्या होंगे, सहायक होंगे, मतलब इन्हें सहायता प्रदान करेंगे और किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक तो सक्रिय कारक होता है और एक निष्क्रिय कारक होता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अपने को इतना ही रखना है, सक्रिय कारक ऐसे कारक को बोलेंगे जो मृदा निर्माण में क्या करते हो, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और निष्क्रिय कारक उन्हें कहेंगे जो मृदा निर्माण में किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करते, केवल क्या करते हैं, जो सक्रिय कारक है उनकी सहायता हेतु प्रतिनिधित्व का कार्य करते हैं। तो सक्रिय कारक होंगे कौन कौन से, तो 2 सक्रिय कारक होंगे, याद रखना, जीवमंडल और जलवायु। और निष्क्रिय कारक कौन कौन से होंगे, तो स्थलाकृति होगी, पैतृक पदार्थ होगा और समय होंगे। ये सारे क्या होते हैं, निष्क्रिय कारक होते हैं। कैसे होते हैं, तो अपने चेक करते हैं। फर्स्ट, मृदा निर्माण का कौन सा कारक है, जलवायु। अपने जलवायु मतलब क्लाइमेट को क्या लेते हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला फर्स्ट कारक पढ़ते हैं जलवायु। जलवायु में मुख्यतः 2 टॉपिक आते हैं, एक तो आता है वर्षा, दूसरा आता है ताप। यानी जलवायु में क्या शामिल होता है, एक तो वर्षा शामिल होती है, दूसरा ताप शामिल होता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले अपने क्या पढ़ रहे हैं, कारक पढ़ रहे हैं। अपने को पता है कि अगर वर्षा अधिक मात्रा में होगी, वर्षा क्या होगी, अधिक मात्रा में होगी, तो संबंधित जो चट्टान होगा, चट्टान का अपक्षय भी क्या होगा, अधिक होगा। जो चट्टान होगी, चट्टान का अपक्षय भी क्या होगा, अधिक होगा। दूसरी अपनी ये प्रक्रिया बोल सकते हैं कि मृदा निर्माण में जो वर्षा होती है, जितनी ज्यादा वर्षा होगी उतनी ही क्या होगा, चट्टानों का अपक्षय होगा। पहली कंडीशन तो चट्टानों में समझ लेते हैं। चट्टानें क्या हो जाएगी, टूटेगी ज्यादा, चट्टानें ज्यादा टूटेगी तो वो चट्टानें क्या होगी, उस मृदा के जल से टूटी हुई चट्टानें क्या होगी, मृदा के जल से प्रभावित होगी, जिसके कारण उनमें घर्षण और रगड़ आएगा। रगड़ आने के कारण वो छोटे छोटे कणों में क्या होती जाएगी, विभक्त होती जाएगी। दूसरा, ये वर्षा क्या करती है, जो मृदा के सहस्त्र है उसके निर्माण में सहायक होती है। मृदा सहस्त्र के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। मान लो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्षा क्या हो रही है,
थोड़ी कम मात्रा में हो रही है। थोड़ी कम मात्रा में होगी तो अपने को पता है कि जो जीवांश पदार्थ प्रेजेंट है ऊपर वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा कि जो मृदा के अंदर खनिज प्रेजेंट है, मृदा के ऊपर जो खनिज प्रेजेंट है वो कम मात्रा में क्या होंगे, नीचे जा पाएंगे। क्यों? निक्षालन और निक्षेपण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। निक्षालन प्लस में निक्षेपण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अपने को पता है कि निक्षालन और निक्षेपण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायित्व क्या है, वर्षा ही है। अगर वर्षा जितनी ज्यादा होगी तो निक्षालन की क्रिया, निक्षालन मतलब खनिजों का या पोषक तत्वों का मृदा के विभिन्न संस्तरों में पहुंचना क्या कहलाता था, निक्षालन कहलाता था। और निक्षेपण क्या कहलाता था कि मृदा के एक पार्टिकुलर संस्तर पर क्या करना, खनिजों को जमा करना, ये अपना निक्षेपण कहलाता था। तो वर्षा ही नहीं हो रही है जिस स्थान पर, वर्षा की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, या वर्षा की मात्रा कम हो रही है तो निक्षालन की प्रक्रिया और निक्षेपण की प्रक्रिया क्या नहीं होगी, नहीं होगी उस क्षेत्र में। निक्षालन और निक्षेपण की प्रक्रिया न होने के कारण जो मृदा के संस्तर है उस मृदा के संस्तरों का क्या नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा। इसलिए अपने कह सकते हैं ना कि वर्षा क्या करती है, जो मृदा के विभिन्न संस्तर होती है उनके निर्माण में सहायक होती है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या होती है, कम मात्रा में वर्षा होती है, वहां पर निक्षालन और निक्षेपण की प्रक्रिया नहीं हो पाती, जिसके कारण मृदा के विभिन्न संस्तर नहीं बन पाते। और ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहां पर क्या होता है कि निक्षालन और निक्षेपण की प्रक्रिया होती है, अपर्दन की प्रक्रिया अधिक होती है। जल वाला अपर्दन देखा ही होगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि विभिन्न टाइप के संस्तरों का निर्माण होने लग जाता है। निर्माण होने के कारण मृदा पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। इसलिए जलवायु क्या करता है, मृदा निर्माण में मुख्य प्रभाव डालता है। और किस आधार पर, वर्षा के आधार पर। ओनली अपनों ने वर्षा के आधार पर देखा है। दूसरा अगर ताप के आधार पर देखते हैं कि ताप किस टाइप से प्रभावित करता है, तो अपने को पता है कि ताप मुख्यतः चट्टानों को अपक्षयित करता है, अपक्षय करता है। कैसे करता है ये अपनों ने देखा था कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे चट्टानों का क्या बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। चट्टानों का आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है प्लस में ताप कम होता है तो आयतन क्या होता है, कम होता है। ताप बढ़ता है तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा चट्टानों का, और ताप कम होगा तो आयतन कम होगा। आयतन बढ़ना और कम होने का मतलब है कि जैसे जैसे ताप बढ़ा वैसे वैसे चट्टानें फैलेंगी, जैसे जैसे ताप कम हुआ वैसे वैसे चट्टानें कम होंगी, जिसके कारण उसकी ऊपरी लेयर अपने को पता है क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। कमजोर होने के कारण वो टूटेगी। टूटने के बाद में वायु या वर्षा जो भी होंगे उसके कारण वो कण एक दूसरे से दूसरे स्थान पर जाएंगे, उनमें रगड़ होगी, घर्षण होगी, जिसके कारण वो क्या होंगे, मृदा के कणों में टूट जाएंगे। यानी मृदा के कणों तक क्या हो जाएगा, उनका आकार पहुंच जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, मृदा का निर्माण हो जाएगा। दूसरे अपने को पता है कि जब 10 सेंटीग्रेड अगर ताप बढ़ता है तो जो मृदा निर्माण की रासायनिक प्रक्रिया है उसकी दर कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। मृदा निर्माण की जो रासायनिक प्रक्रिया मतलब जो विभिन्न टाइप के खनिज होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करना चाहते हैं या फिर अन्य किसी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करना चाहते हैं, तो उस टाइप की जो अभिक्रिया की दर हो जाएगी वो क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में बोल के देखें तो जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो मृदा निर्माण की या चट्टानों के अपक्षय की जो दर है वो क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कम तापमान पाया जाता है वहां पर मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तापमान कम होने के कारण वो एक आकार, उनका जो आकार होता है चट्टानों का वो निश्चित रूप में बना रहता है। किसी भी प्रकार का संकुचन, फैलाव नहीं होता। फैलाव नहीं होने के कारण उनमें किसी भी टाइप का अपक्षय नहीं होता और अपक्षय नहीं होने के कारण चट्टानों से क्या नहीं बन पाते, मृदा का निर्माण नहीं हो पाता। दूसरी ओर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है कि तापमान में अधिक परिवर्तन होता है, उन क्षेत्रों में क्या होती है कि जो मृदा निर्माण की और चट्टानों के अपक्षय होने की दर होती है, रासायनिक दर, वो क्या हो जाती है, प्रत्येक 100 सेंटीग्रेड पर 2 गुनी हो जाती है। दूसरा, तापमान में परिवर्तन होने के कारण उनके चट्टानों के आयतन में फैलाव या कमी आती है, जिससे उनमें संकुचन और फैलाव की कंडीशन क्या हो जाती है, कंटिन्यू
चलती रहती है, जिससे उनकी ऊपरी रेर कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के कारण वो क्या करने लग जाते हैं, मृदा का निर्माण करने लग जाते हैं। अपने को ये पता है कि मृदा बनेगी किससे, मृदा चट्टानों से बनेगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि मृदा और किससे बन जाएगी, इन चट्टानों के अवशेष ही बनेगी। इन पर ही अपने को डिपेंड रहना है कि किसी ना किसी टाइप इन चट्टानों का जिक्र अपने को हर एक टॉपिक में करना होगा। दूसरी कंडीशन और देखते हैं इसकी कि और किस टाइप से मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है। तो दूसरी कंडीशन अपने ये भी पता है कि कोई मृदा बनी हुई है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या है, सीमित मात्रा में मृदा में क्या है, जल प्रेजेंट है। सीमित मात्रा में जल है, इस मृदा के अंदर जल प्रेजेंट है। ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या है कि किसी मृदा के अंदर सीमित मात्रा में जल प्रेजेंट है और वो सीमित मात्रा में जल हमेशा ही उसमें क्या रहता है, बना रहता है। वहां पर वर्षा क्या नहीं होती, ज्यादा नहीं होती। ज्यादा न होने के कारण वहां पर क्या है, तापमान अधिक है। तापमान अधिक होने के कारण उस क्षेत्र में वर्षा अधिक नहीं हो पाएगी और नहीं होने पाने के कारण उस जो मृदा है, उस मृदा में जो सीमित जल प्रेजेंट है, वो सीमित जल क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से उससे निष्कासित हो जाएगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया से क्या हो जाएगा, ये जल निष्कासित हो जाएगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जल जब निष्कासित होगा तो वो अपने साथ क्या लेके जाएगा, खनिजों को अपने साथ लेके जाएगा। खनिजों को अपने साथ लेके जाएगा और खनिजों को अपने साथ लेके जाएगा तो मतलब क्या हो गया, मृदा क्या हो जाएगी, कम उपजाऊ हो जाएगी। कम उपजाऊ हो जाएगी। कम उपजाऊ होने का कारण कम उपजाऊ हो जाएगी। कम उपजाऊ होने के बाद में होने का कारण क्या है कि ये खनिजों को क्या कर रहे हैं, जो सीमित जल है वो तापमान उसको अपने साथ वाष्पीकरण की प्रक्रिया से लेके जा रहा है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के साथ लेके जाने के कारण क्या हो रहा है, उसके साथ में खनिज निकल रहे हैं। खनिज निकल रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है कि मृदा के अंदर पोषक तत्व कम हो रहे हैं और पोषक तत्व कम हो रहे हैं तो मतलब मृदा क्या हो रही है, कम उपजाऊ हो रही है। मृदा क्या हो रही है, कम उपजाऊ हो रही है। तो ये मृदा के निर्माण को प्लस मृदा के अंदर जो प्रेजेंट है पोषक तत्व, उनको भी क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरा, ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या होता है कि वर्षा भी क्या होती है, नियमित मात्रा में होती है। वर्षा भी क्या होती है, नियमित मात्रा में होती है। वर्षा क्या होती है, नियमित मात्रा में क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। मतलब जितना जल उस मृदा के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए उतना ही जल हमेशा क्या रहता है, उस मृदा में प्रेजेंट रहता है। जो जल हुआ वो ताप यानी जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जल निकल गया, फिर वापस जल उसके अंदर आके क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। मतलब जितना जल निकला उतना ही जल क्या हो जाता है, वापस आके उसकी मृदा के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में जो मृदा होगी वो क्या होगी, पूर्णतः उपजाऊ होगी। पूर्णतः उपजाऊ होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर जो जल है वो सीमित मात्रा में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। सीमित मात्रा में जल प्रेजेंट रहने के कारण उसके अंदर पोषक तत्व क्या रहते हैं, सीमित मात्रा में बने रहते हैं। किसी भी प्रकार से उनके पोषक तत्वों में कमी नहीं होती। पोषक तत्वों में कमी नहीं होने के कारण वो मृदा क्या होती है, पूर्ण रूप से उपजाऊ रहती है। अगर उस मृदा में कंटिन्यू वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जल निकलता ही जाता है तो उस वाष्पीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ क्या होता है, जो मृदा के अंदर खनिज प्रेजेंट होते हैं, खनिज को अपने किस में काउंट करते हैं, पोषक तत्वों में काउंट करते हैं। वो खनिज क्या होते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के साथ उस मृदा से निष्कासित होने लग जाते हैं, जिसके कारण मृदा में पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। कमी आने के कारण वो मृदा क्या हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है। मरुस्थलीय एरिया होता है वो कम उपजाऊ क्यों होता है, इसी कारण से होता है क्योंकि मरुस्थलीय एरिया में वर्षा नहीं होने के कारण लगातार मृदा तो बनती रहती है तापक्रम की प्रक्रिया से, लेकिन उस तापक्रम की प्रक्रिया से मृदा बनने के कारण उस मृदा के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो लगातार थोड़ी सी मात्रा में वर्षा होती है तो उसके साथ वाष्पीकरण की प्रक्रिया से निकल जाते हैं, जिसके कारण मरुस्थलीय प्रस्ताव क्या होता जाता है, फैलता जाता है। सारा रेगिस्तान हो गया, अपने राजस्थान के अंदर जो पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र, उसके आगे भी और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ तक भी क्या है, ये सारा रेगिस्तान का ही भाग माना जाता है। सारा रेगिस्तान का ही थोड़ा बहुत भाग माना जाता है राजस्थान में। यहाँ पर जो ये
मृदा पाई जाती है। इस मृदा में क्या होता है, तापक्रम अपने को पता है कि बहुत ज्यादा है राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में होने के कारण मृदा में क्या होता जाता है, पोषक तत्वों की कमी होती जाती है, और पोषक तत्वों की कमी होने के कारण वो मृदा क्या होती जाती है, कम उपजाऊ होती जाती है। कम उपजाऊ हो रही है किसके कारण, ताप के कारण। मृदा निर्माण की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है किसके कारण, ताप के कारण। तो अपने कह सकते हैं ना कि मृदा के विभिन्न सहस्त्रों के निर्माण में जलवायु की क्या होती है, अपने आप में क्या होती है, भूमिका होती है। इसलिए जो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है वो जलवायु है, और इसे सक्रिय कारक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह निश्चित मात्रा में जल उपलब्ध कराता है और निश्चित मात्रा में ताप उपलब्ध कराता है। ताप उपलब्ध कराने का मतलब आयतन में बढ़ाव करता है, कमी करता है, यानी एक टाइप से ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करने के कारण इस कारक को क्या किस में काउंट कर लेते हैं, सक्रिय कारक में काउंट कर लेते हैं। तो ये दोनों टॉपिक अपने आप में डिपेंड है। वर्षा, निक्षालन, निक्षेपण, अंतःस्रावर की प्रक्रिया, अपर्दन, जिसके कारण विभिन्न सहस्त्रों का बनना, ये किस पर निर्भर करता है, मृदा पर निर्भर करता है। ताप मतलब जो चट्टाने उनके अपघटन की प्रक्रिया, उनके रासायनिक अभिक्रिया की दर, उनमें पाए जाने वाले जीवांश पदार्थ की मात्रा और मृदा की उपजाऊपन की प्रक्रिया, ये सारी किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से जलवायु क्या करता है, मृदा निर्माण के कारक को, मृदा निर्माण को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद में आता है जीव मंडल। सेकंड पॉइंट आता है अपना जीव मंडल, कि जीव मंडल किस टाइप से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। ये भी एक क्या है, सक्रिय कारक है। जीव मंडल का मतलब क्या होगा कि मृदा की सतह पर पाए जाने वाले मृदा जीवांश। मृदा जीवांश किसे कहते हैं, मृदा जीवांश से अभिप्राय कि मृदा पर जो जो प्रेजेंट है, जैसे पेड़ पौधे, इन पेड़ पौधों पर रहने वाले जंतु, मृतक जंतु, जो मरे हुए जंतु हैं, और क्या हो सकते हैं, इन जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ, ये सारे किस में काउंट होते हैं, मृदा जीवांश में काउंट होते हैं। अब ये मृदा जीवांश, पेड़ पौधे, अपने को पता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो चट्टाने हैं, उस चट्टानों पर अगर कोई पेड़ निर्मित हो जाता है, बनता है, तो वो चट्टानों, ये जो चट्टाने पर पेड़ बना हुआ है, ये पेड़ क्या करेगा, पेड़ की जड़ें इस चट्टानों पर क्या डालेगी, यांत्रिक दाब डालेगी, जिसके कारण क्या होगा कि इन चट्टानों का, ये चट्टाने क्या होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी, और चट्टानों के टूटने से क्या होगा, छोटे छोटे कणों का निर्माण होगा, और छोटे छोटे जो कण बनेंगे या फिर बड़े बड़े टुकड़े बनेंगे, वो क्या होंगे, वर्षा, जलवायु, इसके कारण से क्या हो जाएंगे, अन्य छोटे कणों में विभक्त हो जाएंगे, और अन्य छोटे में विभक्त होने के कारण किसका निर्माण हो जाएगा, मृदा का निर्माण हो जाएगा। ये अपनों ने पेड़ पौधे के संदर्भ में देखा है। दूसरे क्या होते हैं कि इन पेड़ पौधों पर क्या पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं। अपने को पता है छोटे छोटे दीमक हो गई या और भी कोई छोटे छोटे जीवाणु, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो पेड़ पौधों पर प्रेजेंट रहते हैं। अपने अगर कोई पेड़ की डाली से तोड़ के देखते हैं तो कभी कभी अपने को दिखता है ना कि छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनका झुंड निकल आता है। तो अपने को पता है कि पेड़ पौधे पर क्या करते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु निवास करते हैं। ये क्या करेंगे, इस जो पेड़ है, पेड़ पौधों को क्या करते जाएंगे, थोड़े थोड़े अपघटित करते जाएंगे, या फिर अपने कह सकते हैं कि ये क्या करते जाएंगे, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते जाएंगे। कार्बनिक पदार्थों का क्या करते जाएंगे, निर्माण करते जाएंगे। यही जंतु मृतक जंतु के साथ में या उनके अवशिष्ट पदार्थों को क्या करते जाएंगे, विच्छेदन करते जाएंगे, अपघटन करते जाएंगे, जिससे किसका निर्माण होगा, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा। और इन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कौन से सेंसर स्तर पर होगा, तो ओ सेंसर स्तर पर होगा। ओ सेंसर स्तर पर ये कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएंगे, निर्मित हो जाएंगे। फिर क्या होगी, वर्षा आएगी, जल आएगा। वर्षा में क्या होता है, जल आएगा, और ये जल क्या करेगा, इस ओ सेंसर स्तर पर जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित हुए हैं उसे किस में डालेगा, निक्षालन की प्रक्रिया से एस सेंसर स्तर में डालेगा, फिर निक्षेपण की प्रक्रिया से बी सेंसर स्तर में डालेगा, फिर सी सेंसर स्तर। इस प्रकार से विभिन्न सेंसर स्तरों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब प्रभावित करने वाले कारक कैसे हो गए, तो ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या हो, जीव मंडल, ऐसा क्षेत्र जहां पर मृदा जीवांश में क्या हो, कमी हो,
या अपने बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे, जंतु, मृतक या फिर जंतु अवशिष्ट पदार्थों में क्या हो, कमी हो, वहां पर क्या होगा, मृदा निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। अपनों ने देखा ही होगा कि जो जंगल होता है, जंगल के ऊपर क्या पाया जाता है, जंगल के जितने भी क्षेत्र होता है लगभग उस क्षेत्र में यानी घास पाई जाती है। ऊपरी हिस्से पर घास पाए जाने के कारण जो जल होता है वो उस घास के ऊपर ही प्रेजेंट हो जाता है, नीचे नहीं जा पाता और वहां तक ही क्या कर देता है, इन जो जीवांशों से यानी मृदा जीवांशों से जो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ उन्हें उसी क्षेत्र में निर्मित कर देता है, जिसके कारण अपने देखते हैं कि पूरा जंगल हरा भरा दिखाई देता है। हरा भरा दिखाई देने का कारण यही है कि औसत स्तर पर मृदा जीवांश क्या करते रहते हैं, कार्बनिक अम्लों का निर्माण करते रहते हैं। मृदा जीवांश ये पूरे को काउंट करेंगे, इसके अंदर जो भी अपघटन और विच्छेदन की प्रक्रिया से कार्बनिक अम्ल बनेगा वो कौन से सेंसर स्तर पर बनेगा, सेंसर स्तर पर बनेगा। सेंसर स्तर पर बनने के कारण वहां पर क्या होगी, वर्षा होगी और वर्षा होने के बाद में क्या होगा कि सेंसर स्तर पर अपने को पता है कि कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट है। कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट है का मतलब कि वहां पर पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं और जैसे ही पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगी, घास उग जाएगी और घास उगने के कारण जो अन्य सेंसर स्तर है उनका निर्माण होने में क्या हो जाएगी, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अपने देखते हैं कि जंगली क्षेत्र के अंदर अगर कुछ एरिया पर यहाँ पर घास उगे हुए हैं, इस घास के बाद में अपने मृदा को देखते हैं कि विभिन्न सेंसर स्तर निकलते या नहीं निकलते, तो कुछ ही स्थानों पर अपने को क्या दिखाई देने लग जाती है, ठोस चट्टान दिखने लग जाती है। थोड़ा सा खोद के देखते हैं तो ठोस चट्टानें निकल जाती है। पहाड़ों के ऊपर देखते हैं तो पहाड़ों पर क्या होता है कि थोड़ी जगह पर अपने को क्या मिल जाएंगी, घासें मिल जाएगी, उसके बाद में नीचे क्या चेक करेंगे तो चट्टान ही मिलेगी। मतलब ये जीवांश पदार्थ, मृदा जीवांश पदार्थ अगर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाते हैं किसी क्षेत्र में और उस क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा की अधिकता हो जाती है तो विभिन्न टाइप के सेंसर स्तर नहीं बन पाते। कम मात्रा में, सीमित मात्रा में प्रेजेंट है तो विभिन्न टाइप के सेंसर स्तरों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अगर प्रेजेंट ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे शुष्क क्षेत्र हो गया या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गया, वहां पर क्या होता है, कंटिन्यू तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण ये इनको क्या कर देते हैं, मृदा जीवांश को यानी जो ये पेड़ पौधे इनको जलाकर नष्ट कर देते हैं, इनके अंदर जो जंतु पाए जाते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो पाता, वहां पर इन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं हो पाता और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं होने के कारण वहां पर क्या होती है, मृदा कम उपजाऊ होती है। यही तो रीजन होता है कि शुष्क क्षेत्र और अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है वहां पर कम फसलें क्यों उगती है, तो इसका रीजन यही होता है मृदा जीवांश की कमी। मृदा जीवांश की कमी मतलब जीवमंडल, जीवमंडल का मतलब कि वहां पर कौन कौन से जंतु पाए जा रहे हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, कौन कौन से मृतक जीव जंतु पाए जा रहे हैं, उनके अपघटन या विच्छेदन से किस प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है, ये सारा डिसाइड करता है मृदा के अपघटन को, मृदा के निर्माण को। तो ठीक है, ये जीवमंडल में काउंट करेंगे। लैंग्वेज कैसे लिखोगे, तो लैंग्वेज सिंपल सी इतनी ही लिखनी है कि जीवमंडल में मृदा जीवांश होते हैं और मृदा जीवांश में ये विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, मृदा की ऊपरी सेंसर स्तर पर कार्बनिक पदार्थों के वितरण को नियंत्रित करते हैं, उनको फैलाव को बढ़ाते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है, मृदा जीवांश ज्यादा पाया जाता है, जैसे जंगल हो गया, वहां पर ओ सेंसर स्तर पर कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा होंगे। कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होने के कारण वहां की जो क्षेत्र होता है वो हरियालीपूर्ण दिखाई देता है, जबकि अर्ध शुष्क क्षेत्र वहां पर क्या होता है कि इन मृदा जीवांश पदार्थों की कमी होती है। कमी होने के कारण मृदा में क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है, जिसके कारण वो क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। ये जीवमंडल में अपने क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है अपना स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब स्थलाकृति मतलब स्थल की आकृति। जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की अनियमित सतह को क्या बोल देते हैं अपने, पृथ्वी की अनियमित सतह ही क्या कहलाती है, स्थलाकृति कहलाती है। ऐसा क्यों, अपने को पता है कि पूरी पृथ्वी की सतह एक जैसी नहीं है, भिन्न भिन्न स्थानों पर इसकी सतह क्या होती जाती है, भिन्न भिन्न होती जाती है। पहाड़ी क्षेत्र पर देखेंगे तो एक ढलानपूर्ण होगा, कुछ पहाड़ी क्षेत्र पर देखेंगे तो कुछ सपाट होंगी, एकदम खड़ी हुई मिलेगी,
कुछ ढालपूर्वक दिखाई देंगी तो कुछ त्रिभुजाकार दिखाई देंगी। ये सारा किस में काउंट करेंगे? स्थलाकृति में काउंट करेंगे। अब आप कहोगे कि स्थलाकृति किस प्रकार से मृदा निर्माण को प्रभावित करती है, तो ये तो पहले ध्यान रखना है कि स्थलाकृति एक है क्या? निष्क्रिय कारक है। क्या है? एक निष्क्रिय कारक है। प्रभावित कैसे करती है? तो सिंपल सी लैंग्वेज, एक ऐसी चट्टान है, मान लो ये कोई चट्टान है और यहाँ पर क्या हो रही है कि कंटिन्यू वर्षा पड़ रही है। कंटिन्यू क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। तो सपाट चट्टान है, सपाट चट्टान होने के कारण क्या होगा कि वर्षा तीव्र ढाल होने के कारण जो जल होगा वो एकदम से क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, किसी भी प्रकार को विच्छेदित नहीं कर पाएगा, इस चट्टान को तोड़ नहीं पाएगा। या जो चट्टानें टूटेगी या छोटे कणों में प्रेजेंट होगी तो यहाँ पर क्या होगा? एक छोटी सी रेर बनेगी मृदा की। छोटी सी रेर क्या बनेगी? मृदा की बनेगी। छोटी सी परत बनेगी मृदा की। क्या बनेगी? एक छोटी सी परत बनेगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा? ये जो चट्टान है अपना फैलाव रख रखी है, वहां पर क्या हो जाएगी? ये चट्टान ही पाई जाएगी। यही चट्टान पाई जाएगी क्योंकि अपने को पता है कि चट्टान का एरिया क्या होता है? फुल बड़ा होता है। ये एक इसकी क्या है? एक आकृति ली है अपनों ने। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे वर्षा पड़ रही है वो वर्षा क्या हो रही है? एकदम ढालपूर्वक चट्टानों के कारण नीचे चली जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर जो रेर बनेगी मृदा की वो क्या होगी? छोटी सी परत के रूप में बनेगी। फिर अपने अगर खुदाई करके देखेंगे तो थोड़ी सी दूर में अपने को क्या मिल जाएगी? ठोस चट्टान मिल जाएगी। ठोस चट्टान मिल जाएगी। तो अब ये मृदा निर्माण को प्रभावित कैसे कर रहा है सर? ये तो बन रहा है ना यहाँ पर मृदा तो बन रही है, लेकिन मृदा की वो जितनी अपने को परिच्छेदिकाएं चाहिए, मतलब जितने सहस्त्र चाहिए वो तो नहीं बन रहे ना। एक छोटी सी रेर बन रही है मृदा की और उसके बाद में अपने को ठोस चट्टान मिल रही है। अगर अपने दूसरी कोई ऐसी चट्टान लेते हैं जो क्या है? पूर्ण रूप से ढालपूर्ण नहीं है, यानी एक ऐसी चट्टान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर बारिश की बूंदे गिरेगी, कंटिन्यू तेज बारिश होगी तो होगा क्या कि इस पर क्या होगा? पूर्ण रूप से ये जो चट्टान होगी ये पूर्ण रूप से क्या होगी? इनकी तेज बौछारों के कारण छोटे छोटे कणों में टूटेगी और छोटे छोटे कणों में टूटने के कारण यहाँ पर क्या होती जाएगी? ये एकत्रित होती जाएगी। जैसे जैसे क्या होती जाएगी? ये पूर्ण रूप से अपक्षेपित होती जाएगी। मतलब यहाँ से क्या होता जाएगा? कंटिन्यू एक रेर गई, फिर दूसरी रेर, फिर तीसरी, मतलब समय के अनुसार सर क्या होता जाएगी? ये छोटी होती जाएगी ऐसे ऐसे करके। और यहाँ पर क्या होता जाएगा? मृदा पूर्ण रूप से विकसित होती जाएगी। और पूर्ण रूप से विकसित होने का मतलब कि विभिन्न टाइप के सहस्त्र, ओ सहस्त्र हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी होगा, ये पूर्ण रूप से अपने को क्या देगा? दिखाई देगा। मतलब स्थलाकृति भी डिपेंड करती है कि मृदा कैसे बनेगी। सपाट है मतलब पूर्णतः ढालपूर्ण है तो वहां पर क्या होगी कि वर्षा जैसे ही गिरेगी वो उसके साथ में ढाल के कारण बह के नीचे आ जाएगी। ढाल के कारण बह के नीचे आने के कारण जो भी कोई मृदा बनेगी वहां पर चट्टानों के अवशेष है वो एक थोड़ी सी परत वाली बनेगी, छोटी सी परत वाली बनेगी। उसके बाद में ठोस चट्टानें दिखाई देने लग जाएगी, अर्थात मृदा परिच्छेदिका अपने बना नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जैसे जैसे वर्षा गिरेगी तो एक इसका क्षेत्रफल है, निश्चय रूप से यहाँ पर जल गिरेगा, कुछ टाइम के लिए रहेगा, फिर अपने साथ इन खनिजों को क्या करेगा? घोल लेगा, घुलनशील कर लेगा और घुलनशील करने के बाद में इनको बहाकर ले जाएगा। और बहाकर ले जाने के कारण यहाँ पर जो निचली क्षेत्र होगा वहां पर क्या हो जाएगी? ये मृदा पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी। पूर्ण रूप से विकसित होने का मतलब इसके विभिन्न सहस्त्र ए, ओ, ए, बी, सी, तीनों चारों टाइप के सहस्त्रों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो स्थलाकृति भी डिसाइड करती है पृथ्वी की जो अनियमितता होती है उसे अपने क्या बोल देते हैं? स्थलाकृति बोल देते हैं। स्थलाकृति डिसाइड करती है कि मृदा किस टाइप की बनेगी। ये किस में काउंट करेंगे? स्थलाकृति में काउंट करेंगे। तो प्रभावित कैसे कर रही है? तो प्रभावित करने का रीजन ये है कि अगर ढाल वाली चट्टानें हैं वहां पर मृदा क्या होगी? कम मात्रा में विकसित होगी, थोड़ी सी परत बनेगी मृदा की छोटी सी, उसके बाद में क्या हो जाएगी? ठोस चट्टानें दिखाई देने लग जाएगी, अर्थात मृदा परिच्छेदिका पूर्ण रूप से नहीं बनेगी। मृदा परिच्छेदिका मतलब पूर्ण रूप से उनके सहस्त्रों का निर्माण नहीं होगा। इसके विपरीत अगर कोई चट्टान ऐसी है जो पूर्णतः समतल है, सपाट है, वहां पर क्या होगा कि बारिश जैसे वर्षा का जल जैसे जैसे उस पर गिरेगा वैसे वैसे वो क्या करेगी? उनमें से
खनिजों को घोलेगी, खनिजों को घोलने के साथ अपने साथ लेके जाएगी। अपने साथ लेने के कारण जो मृदा की ऊपरी लेयर होगी वो क्या, सॉरी, जो चट्टान की ऊपरी लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और कमजोर होने के कारण वो क्या होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी। और टूटने लगने के कारण बाद में फिर वर्षा होगी और लेयर नीचे जाके जमा होने लग जाएगी, मतलब कणों में कन्वर्ट होने लग जाएगी। और कणों में कन्वर्ट होते होते यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से मृदा का निर्माण हो जाएगा। तो ये इस्तेलाह करते भी क्या करती है, मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। फिर आता है अपना पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ क्या होता है, पैतृक पदार्थ से इससे स्पष्ट यह है कि जो मृदा बनेगी वो कौन से पैतृक पदार्थ से बनेगी, मतलब उसका मूल चट्टान कौन सी होगी, किस खनिज वाली चट्टान से बनी है, किस खनिज वाली चट्टान से बनी है। कैसे, तो एक ऐसे खनिज मान लो, एक ऐसी चट्टान है जो ग्रेनाइट की, मतलब एक कोई ऐसी चट्टान है जो जिसमें क्या पाया जा रहा है, ग्रेनाइट पाया जा रहा है, ग्रेनाइट खनिज पाया जा रहा है। अब इस ग्रेनाइट खनिज के अवशेष हैं, मतलब जो चट्टान है इसमें कौन सा खनिज पाया जा रहा है, ग्रेनाइट खनिज पाया जा रहा है। अगर ये चट्टान अपक्षयित होकर किसका निर्माण करेगी, मृदा का निर्माण करेगी, तो वो मृदा कौन सी होगी, बलुई मृदा होगी, बलुई मृदा होगी। और बलुई मृदा क्या होगी, कम उपजाऊ होगी, अपने को पता है कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। तो ऐसी चट्टानें जिसमें क्या होता है कि विभिन्न टाइप के खनिज पाए जाते हैं, उनकी मृदा की प्रकृति क्या होती है, भिन्न होती है। ग्रेनाइट की चट्टान से जो मृदा बनेगी वो बलुई मृदा बनेगी, और बलुई मृदा बनने के कारण वो क्या होगी, कम उपजाऊ होगी। कम उपजाऊ होने का मतलब उसमें पोषक तत्व कम होंगे, उसमें आवश्यक खनिज मात्रा क्या होगी, कम होगी, जिसके लिए वो कृषि के लिए योग्य नहीं होगी। योग्य कम मात्रा में होगी, योग्य कम मात्रा में होने के कारण उसमें क्या होगा, जल शोषण की क्षमता अधिक हो जाएगी। ये सारे किस में काउंट करेंगे, अपने बलुई मृदा में काउंट करेंगे। तो आप कहोगे कि इसमें मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कैसे आगे, ग्रेनाइट खनिज से कोई चट्टान बनी हुई है, उससे बलुई मृदा बन रही है, उस बलुई मृदा में पोषक तत्व कम है, पोषक तत्व कम होने के कारण निक्षालन की प्रक्रिया नहीं होगी। निक्षालन की प्रक्रिया कैसे नहीं होगी, क्योंकि इसमें पोषक तत्व भी नहीं है। पोषक तत्व होते तो निक्षालन की प्रक्रिया से वो नीचे सहस्त्रों में क्या हो जाते, जमा हो जाते, और जमा हो जाते तो क्या हो जाता कि अन्य प्रकार के सहस्त्रों का निर्माण हो जाता। बलुई मृदा में खनिज यानी कोई भी पोषक तत्व की मात्रा अधिकता में न होने के कारण इसमें निक्षालन और निक्षेपण की प्रक्रिया होने के बावजूद भी विभिन्न सहस्त्रों में क्या हो जाता है, जो खनिज पदार्थ है, जो पोषक तत्व है, उसकी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जिसके कारण मृदा के विभिन्न सहस्त्र क्या हो जाते हैं, अलग अलग प्रकृति के, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पोषक रहित हो जाते हैं। ये भी क्या करता है, मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है। दूसरा, अपने अगर ग्रेनाइट की जगह कोई और चट्टाने लेते हैं, जैसे बेसाल्ट ले लिया, बेसाल्ट ऐसी कोई चट्टान है जिसमें क्या पाया जा रहा है, बेसाल्ट खनिज पाया जा रहा है। अगर इस बेसाल्ट, मान लो ये चट्टान ले लेता हूँ ग्रेनाइट को हटाकर, क्या अब इस चट्टान के अंदर क्या पाया जा रहा है, बेसाल्ट पाया जा रहा है। अब ये बेसाल्ट किस चट्टान के अंदर पाया जा रहा है, इस चट्टान के अंदर